हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़ जिसमें हम लोग स्पेशली फोकस कर रहे हैं यूपी पीसीएस, आरओ, साथ ही स्टेट सर्विसेज के जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं। इससे रिलेटेड हम लोगों ने फर्स्ट सब्जेक्ट जो स्टार्ट किया है वो है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी में हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं उपराष्ट्रपति तक। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताया था और साथ ही जो 2024 के चुने हुए कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इनकी जो सीक्वेंस है उसको मैंने आपको पढ़ाया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। इससे पहले मैं आप लोगों को एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ उपराष्ट्रपति का, साथ ही जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। अच्छा, रिवीजन इसलिए करवाया जाता है जिससे कि जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं, आगे के चैप्टर्स आ रहे हैं, आपका ये पॉलिटी का चैप्टर जो है वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। बट जो पीछे के चैप्टर्स हो चुके हैं उनका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, तो मतलब कंटिन्यूएशन में अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपको पीछे जो भी चीज़ें पढ़ाई गई है उसको भूलना नहीं है, उसको साथ में लेके चलना है। हर एक पॉइंट, जैसे कि मैंने बार बार कहा है कि इस नोट्स में हर एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो खुद में ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरह इसको कभी भी पूछा जा सकता है। साथ ही एक प्रॉपर नोट्स आप लोगों का प्रिपेयर हो जा रहा है पॉलिटी से। ठीक है, तो हर पॉइंट को याद करिए, हर चीज़ जो आपको मेमोराइज़ करवाई जा रही है उसको कोशिश करिए कि रिवीजन करते रहिए, हर चीज़ मेमोराइज़ करते रहिए। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन के साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना आज का टॉपिक जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति का पद है ये अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद जो इसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, आधिकारिक क्रम होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में ही आधिकारिक क्रम के बारे में। उसमें क्रम में ये दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आता है राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति आता है। आर्टिकल 63 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 63 इज रिलेटेड टू कि इंडिया का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 63 बार बार कह रही हूँ, इसको याद कर लीजिए क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा आर्टिकल भारत के उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है 64 जिसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का, ऐसा आर्टिकल 64 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 65 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उसकी ड्यूटी करेगा राष्ट्रपति की। ठीक है, और इस टाइम पे जो उसका वेतन भत्ता होगा वो राज्यसभा के सभापति का नहीं होगा। ठीक है, ऐसा आर्टिकल 97 में कहा गया है। ये सभी बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। ठीक है, उसके बाद इसके इलेक्शन पद्धति के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो दोनों सदनों के जो निर्वाचित, इलेक्टेड और साथ ही नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो सभी इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। दोनों सदन के, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों ही पार्ट लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। उसके बाद आर्टिकल 66 के तहत जो इलेक्शन होता है उपराष्ट्रपति का वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा, जिसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ये दोनों ही टर्म, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन साथ ही सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है, ये आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन से ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इसी प्रकार से होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इसी प्रकार से होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 66 का सब क्लॉज 3 जिसके तहत उपराष्ट्रपति की योग्यता बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब क्लॉज 3 करके भी कभी कभी मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लीजिए। तो 66 में जो सब क्लॉज 1 है, ब्रैकेट 1 करके लिखा हुआ है, उसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड जो प्रोसेस होगा वो दिया हुआ है, और 3 सब क्लॉज जो है ब्रैकेट करके 3 लिखा हुआ है, इसमें इसके योग्यता, एलिजिबिलिटी जो है, क्वालिफिकेशन जो है उस पोस्ट की, उसके बारे में दिया हुआ है। तो पहले तो इसको नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, साथ ही 35 की वर्ष पूरी हो चुकी है और राज्यसभा के सदस्य होने का, निर्वाचित होने का एलिजिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी राज्यसभा से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद इसके वेतन के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। फिर यहाँ पे जो इसका वेतन होता है वो तय किया जाता है एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यसभा के सभापति के रूप में इसको वेतन प्राप्त होता है। फिर आर्टिकल 67 में दिया हुआ है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ सर्विस 5 वर्ष की होती है। इसके बाद आर्टिकल 67 में ही जो सब क्लॉज ए है, ठीक है, क जो है
इसके अनुसार जो उपराष्ट्रपति यदि रिज़ाइन करता है, ठीक है, तो अपना त्यागपत्र जो है वो संबोधित करता है राष्ट्रपति को। इसके बाद इसका जो सब क्लॉज बी है, इसमें किस तरह से उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, इसके बारे में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो ये एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है जो कि राज्यसभा से पास होता है रिजोल्यूशन, और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी से पास होता है और उसको लोकसभा में भेजा जाता है। लोकसभा के व्यक्ति यदि सहमत होते हैं तो उसके बाद उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो एक तरह का प्रोसेस जो होता है वो राज्यसभा से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे किस तरह का प्रोसेस होता है ये भी हमने देख लिया था। इसके बाद आर्टिकल 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है, ठीक है। तो आर्टिकल 69 इसके शपथ से रिलेटेड है। स्वेरन सेरेमनी होती है उपराष्ट्रपति की, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही उसको शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति यदि प्रेजेंट नहीं होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ उपराष्ट्रपति और उनके कार्यकाल के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ठीक है। इनका कार्यकाल 10 वर्षों का है, 1952 से 1962। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये पहले हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी आते हैं, फिर गोपाल स्वरूप पाठक आते हैं, बीडी जट्टी आते हैं, फिर एम हिदायतुल्ला आते हैं जो कि न्यायमूर्ति थे, चीफ जस्टिस। उसके बाद आते हैं आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, डॉक्टर कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, फिर मोहम्मद हामिद अंसारी आते हैं, फिर एम वेंकैया नायडू आते हैं, और प्रेजेंटली जो हैं वो जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है। जो 70वीं लोकसभा थी उसमें भी जगदीप धनखड़ ही हमारे वाइस प्रेसिडेंट का पद संभालते हैं, और इस वर्ष भी यहाँ पे मैं आपको रिकरेक्ट करूँगी, जो एम वेंकैया नायडू हैं ये 17वीं जो लोकसभा थी उसके राज्यसभा के स्पीकर थे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे, यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति थे। और करेंटली जगदीप धनखड़ हैं जो कि 18वीं लोकसभा के चुने गए हैं वाइस प्रेसिडेंट या फिर राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है। ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि 17वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा के ये स्पीकर हैं जो कि दोनों में ही सेम रहे हैं, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, इनका नाम है ओम बिरला, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये 17th और 18th दोनों ही लोकसभा में जो स्पीकर ऑफ लोकसभा रहे हैं वो रहे हैं ओम बिरला। तो यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद हमने देखे थे जो करेंटली 2024 में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं उनके एक लिस्ट देखी थी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें कुछ नाम जो हैं वो काफ़ी रिपीटेड है, जैसे कि नरेंद्र मोदी पीएम भी बने हैं, साथ ही एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस और पेंशन आदि देख रहे हैं, साथ ही नीति आयोग के भी जो चेयरपर्सन हैं। अमित शाह जो हैं वो होम मिनिस्ट्री देख रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी देख रहे हैं, राजनाथ सिंह डिफेंस देख रहे हैं, एस जयशंकर जो हैं वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स देख रहे हैं, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल देख रहे हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर और साथ ही कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री जो है वो निर्मला सीतारमन देख रही हैं। इसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स जेपी नड्डा, ट्राइबल अफेयर्स देख सकते हैं आप, कुछ नए नाम भी हैं इसमें, कम्युनिकेशन है रेलवे मिनिस्ट्री, और साथ ही MET ये अश्विनी वैष्णव के पास है। धर्मेंद्र प्रधान का नाम देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक सिविल एविएशन, ये नाम काफ़ी नया है और ये सभी में से यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो किंजरापू राम मोहन नायडू ये एविएशन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। ये इनकी जो उम्र है वो बताई जा रही है कि 26 वर्ष है। तो ये सभी में से काफ़ी यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये भी नाम आप याद कर सकते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये मनोहर लाल खट्टर संभाल रहे हैं। इसके बाद CR पाटिल जो हैं वो जल शक्ति मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, ये भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिवराज सिंह चौहान पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर संभाल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत संभाल रहे हैं, इससे पहले ये जल शक्ति मंत्रालय संभालते थे, ठीक है। एक और नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है चिराग पासवान, ये भी पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खाद्य से रिलेटेड मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ये भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद जी किशन रेड्डी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल संभाल रहे हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं, ये भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अन्नपूर्णा देवी, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट संभाल रही हैं, पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बनी हैं। इसके बाद आता है भूपेंद्र यादव, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज संभाल रहे हैं, जो कि अक्सर न्यूज़ में रहती है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो वो आपको नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी नाम जो हैं ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। एक बार मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी देख लेते हैं, प्रहलाद जोशी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग लास्ट के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट करूँगी मैं आज के टॉपिक से, जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था, जो केंद्रीय मंत्री परिषद होता है ये इन लोगों से मिलके बनता है। पहले हैं प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य के मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, तो इन सभी से मिलके बनता है केंद्रीय मंत्री परिषद। ठीक है, यहाँ पे जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। आर्टिकल 74 का सब क्लॉज 1 कहता है, इसके अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, जिसका प्रधान जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा और इसका जो चीफ होगा वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, ऐसा आर्टिकल 74 में कहा गया है। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। ठीक है, तो ऐसा आर्टिकल 74 में ही जोड़ा गया। 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, जिसमें कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उसका पालन करेगा। ठीक है, परंतु राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद की ऐसी सलाह पर साधारणता या अन्यथा पुनः विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। ठीक है, तो वो अपना भी कुछ माइंड यूज़ कर सकता है और एक तरह से रीथिंक कर सकता है कि यदि कोई सलाह दी गई है राष्ट्रपति को, तो ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति सलाह मान ही ले। राष्ट्रपति की अपनी भी मर्जी है, वो अपना भी यूज़ कर सकता है दिमाग, और चाहे तो वो सलाह ना मानकर कुछ और भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सलाह ना मानने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 42 संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा ऐसा बना दिया गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है वो कार्य करेगा। इसके बाद 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इस चीज़ को सुधारा गया और उसमें पुनः विचार का जो प्रावधान है उसको जोड़ा गया। ठीक है, कि राष्ट्रपति पुनः विचार भी कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 74 का सब क्लॉज 2 जो है, इसके अनुसार इस प्रश्न को किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो सलाह दे रहा है राष्ट्रपति को, वो सलाह का कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है। इसको न्यायालय द्वारा चेक नहीं किया जा सकता कि कौन सी सलाह दी है, क्या सही दी है या गलत दी है। इस तरह से कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। सलाह पर किसी भी प्रकार का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, कोई भी सलाह दी जा सकती है। ऐसा आर्टिकल 74 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है। फिर आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो प्रधानमंत्री हैं उनके नियुक्ति से रिलेटेड है आर्टिकल 75। ठीक है, और साथ ही जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है, मतलब जो अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर्टिकल जो है वो ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 74 रिलेटेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से और आर्टिकल 75 रिलेटेड है हमारे प्रधानमंत्री से। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पहले आता है आर्टिकल के मामले में, बट प्रधानमंत्री की नियुक्ति पहले होती है और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति होती है इसके सलाह पर। ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं हमारे प्रधानमंत्री, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति होती है। यहाँ पे आर्टिकल्स का ध्यान रखना है। इसके बाद आर्टिकल 75(1) के क में ऐसा प्रावधान दिया गया है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे, आमतौर पे यदि देखा जाए तो 530 मेंबर्स जो हैं, इसका 15% ही जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आर्टिकल जो जोड़ा गया है, ये सब क्लॉज 75(1) का
ए सब क्लॉज जो जोड़ा गया है, ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 में आया था, इसके द्वारा ये प्रावधान जोड़ा गया है 15% का, जो इसका लिमिट लगा दिया गया है। ठीक है, अगर ये लिमिट नहीं होता तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स को जितना ज़्यादा लोग रख सकते थे उतनी मिनिस्ट्री सौंप देते। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है, इसीलिए एक मंत्री को कभी कभी 2 प्रभार भी संभालने पड़ते हैं, 2 मिनिस्ट्री भी देखनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है वो एक लिमिट कर दिया गया है कि मतलब हमारे पास जो मेंबर्स हैं उनकी एक लिमिट कर दी गई है, 15% ही होने चाहिए जो टोटल लोकसभा के सदस्य हैं उनका। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 2, जिसके अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ये अपना पद धारण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनके जो एक ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन ऑफ वर्क, वो कहीं पे मेंशन नहीं है कि ये 5 वर्षों के लिए रहेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स, या 4 वर्षों के लिए रहेंगे, या 6 वर्षों के लिए रहेंगे, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। यदि लोकसभा में इनका बहुमत बना रहता है और प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत ये बने रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन का मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3, इसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू लोकसभा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और बातें लिखी हुई हैं जो कि कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। ठीक है, तो जो सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय, ये प्रधानमंत्री के अधीन होता है, प्रधानमंत्री इसका चीफ होता है। फिर इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरीट है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय, इसका जो प्रमुख होता है वो कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। आर्टिकल 75(5) के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, इस अवधि के समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनता है, कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि 6 माह के भीतर वो किसी भी जो लोकसभा या राज्यसभा है, कोई भी सदन जो है उसका मेंबर बन जाए। ठीक है, तो यदि वो 6 माह के अंदर किसी भी सदन का मेंबर नहीं बनता है तो उसको मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो इलेक्शन के द्वारा या तो नॉमिनेशन के द्वारा उसको लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का मेंबर बनना अनिवार्य है 6 माह के भीतर। ठीक है, इसके बाद ये आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 5 के अनुसार दिया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री जो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो रिजाइन यदि करेगा हमारा प्रधानमंत्री तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। संघीय मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, तो इसका जो चीफ होता है वो प्रधानमंत्री होता है और बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है। आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन या विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाएगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति चाहे तो कोई भी एक रिपोर्ट मांग सकता है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा कौन सा कार्य किया गया है, तो इस तरह की जो रिपोर्ट होगी ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर, इस तरह की बातें जो है ये आर्टिकल 78 में कही गई है। इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री को हटाने का प्रावधान है, वह प्रधानमंत्री जो है वो या तो रिजाइन कर दे और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दे, या फिर जो उसका बहुमत है लोकसभा में वो कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है प्रधानमंत्री को हटाने के लिए। ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है कि उनकी जो सरकार होती है वो गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरकार गिरती है वो जो बहुमत जो है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब कि यदि कोई गठबंधन की सरकार बनी है, ठीक है, तो एक व्यक्ति जो है, जैसे अभी करेंटली जो बात की जाए तो यहाँ पे बीजेपी, इसके साथ साथ और भी कुछ पार्टियां हैं जैसे कि
जैसे जो जनता दल है जेडीयू, जो कि नीतीश कुमार के द्वारा किया जाता है संबोधित। इसके बाद शिवसेना, जो शिवसेना का 2 पार्ट हो गया, उनमें से एक पार्ट जो है वो बीजेपी के साथ मिल गया है। तो ये सभी जो है ये गठबंधन की सरकार है, कोलिजन गवर्नमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अदर मिनिस्ट्रीज़ हैं, यदि ये बीजेपी का साथ छोड़ देती हैं तो जितनी भी सीटें मिली हैं बीजेपी को, 240 सीटें मिली हैं 18वीं लोकसभा में, और इसके बाद अन्य लोगों के साथ मिलके इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांग्रेस की मिनिस्ट्री है जिन्होंने अपना गठबंधन बनाया है इंडिया नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे कांग्रेस को 99 सीटें मिली है। इस तरह से 2 सरकारें बनी हैं, एक विपक्ष की सरकार है और एक जो है रूलिंग पार्टी है। तो यहाँ पे ये रूलिंग पार्टी बन के आई है। तो यदि ये लोग सब जो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, और एनडीए का कोलिजन सरकार बना है, ठीक है, एनडीए का कोलिजन सरकार बना है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, ठीक है। तो एनडीए की जो सरकार बनी है रूलिंग पार्टी, और इसकी जो अपोजिशन में पार्टी है वो है इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे यदि ये सभी लोग इसका सपोर्ट हटा लेते हैं तो बीजेपी जो है वो बहुमत में नहीं रहेगी। ऐसा एक केस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई केस होता है कि ये जो सभी पार्टी हैं ये मिल जाती हैं दूसरे विपक्षी पार्टी से, तो यहाँ पे बीजेपी जो है वो बहुमत में नहीं रह पाएगी, या फिर कोई और पार्टी जो बहुमत में थी और बाकी सभी कोलिजन गवर्नमेंट में बाकी सभी पार्टी जो है वो उसका साथ छोड़ देती हैं और दूसरी पार्टी के साथ मिल जाती हैं, तो दूसरी पार्टी जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और पहली पार्टी जो थी वो बहुमत में नहीं रहती है। तो यानी कि उसकी सरकार गिर जाती है और प्रधानमंत्री जो है वो हट जाता है, और जो भी सरकार जो होती है लोकसभा में बहुमत में होती है उसकी सरकार बनती है और उसका कोई प्रधानमंत्री जो होता है उसका नियुक्ति किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस तरह से ये प्रधानमंत्री के बारे में हमने पढ़ लिया। इससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो हमने देख लिए। इलेक्शन संबंधित चीज़ें भी हमने देख ली है ये सारी, और साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में देख लिया है। एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोगों को सीक्वेंस देखना है। प्रधानमंत्री का जो सीक्वेंस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया देखते हैं। सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि आज़ादी के बाद 1947 से 1964 तक हमारे प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद आते हैं गुलजारी लाल नंदा, जो कि 1964 में, मतलब एक तरह से ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की भूमिका इनकी रही है। 64 में ये कुछ महीनों के लिए बने थे, उसके बाद 66 में कुछ महीनों के लिए बने थे। 2 बार इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है। इसके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 1964 में बने थे। उसके बाद 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इंदिरा गांधी, जो कि 2 बार प्रधानमंत्री बनी है, 1966 से 77 तक, और उसके बाद 1980 से 1984 तक, ठीक है। इसके बाद आते हैं मोरारजी देसाई, ये बनते हैं। इसके बाद 1977 से 1979 तक इनकी सरकार रहती है। इसके बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह, फिर आते हैं राजीव गांधी, फिर आते हैं वीपी सिंह, ठीक है, वीपी सिंह। उसके बाद इनके नाम से मंडल कमीशन अक्सर आप याद कर सकते हैं, तो मंडल कमीशन किससे रिलेटेड है? वीपी सिंह से रिलेटेड है। इसके बाद आते हैं चंद्रशेखर, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीवी नरसिम्हा राव, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। ये एलपीजी का कंसेप्ट पीवी नरसिम्हा राव के समय दिया गया था। फिर आते हैं अटल बिहारी की जो सरकार होती है वो 1996 में बनी रहती है, जो कि कुछ महीनों की सरकार होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके अगेंस्ट लाया जाता है और इनकी सरकार जो होती है वो गिर जाती है, ठीक है। तो 1966 जून में इनकी सरकार जो होती है गिर जाती है। नेक्स्ट टाइम ये 1998 में प्रधानमंत्री बनते हैं और 2004 तक बने रहते हैं, ठीक है। काफ़ी पॉपुलर प्रधानमंत्री रहे थे ये। इसके बाद आते हैं एचडी देवगौड़ा, फिर आते हैं इंदर कुमार गुजराल, और उसके बाद आते हैं मनमोहन सिंह, ठीक है। मनमोहन सिंह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जो कि 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। 14 से 19 रहे थे। उसके बाद 19 से अभी भी करेंटली जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो वो है नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसका नाम है महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे अटॉर्नी जनरल, जिसको महान्यायवादी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये है
जो कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, और महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो ये सभी जो इम्पॉर्टेंट पोस्ट है ये इम्पॉर्टेंट होती है, अक्सर इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, साथ ही इनकी ड्यूटीज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी से। भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 सब क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखना होगा, सबसे जो हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, और जो एलिजिबिलिटी है, जो कंडीशन है क्वालिफिकेशन की, वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त होने के लिए भी नियुक्ति के लिए क्वालिफिकेशन वही होती है। ठीक है, आर्टिकल 76 सब क्लॉज 2 के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे। ठीक है, तो यदि राष्ट्रपति कुछ निर्देशित करता है या फिर राष्ट्रपति को लीगल एडवाइस की ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लीगल एडवाइस होती है या फिर लीगल जो भी कार्य करना रहता है उससे संबंधित जो भी प्रश्न राष्ट्रपति पूछता है वो अटॉर्नी जनरल को वो कार्य करना रहता है, साथ ही उसमें सलाह देनी रहती है। ठीक है, तो ये प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 76 में। ठीक है, आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इसके बाद आता है आर्टिकल 76 का सब क्लॉज 3। इसके अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। ठीक है, तो राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, ये किसी भी कोर्ट में सुनवाई के लिए जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा राइट दिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। इसके बाद आर्टिकल 76 के सब क्लॉज 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक चाहे प्रेसिडेंट तब तक वो अपने पद पे बना रह सकता है। ठीक है, तो इसके भी जो कार्यकाल है या फिर ड्यूरेशन ऑफ सर्विस है, इसके बारे में कोई भी प्रावधान जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो इसका सैलरी होगा वो भी प्रेसिडेंट तय करेगा, इसके बारे में भी कोई प्रावधान हमारे संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 88। इसके तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन की जो वर्किंग है उसमें शामिल हो सकता है, बट उसमें वोट नहीं कर सकता। ठीक है, वोटिंग का अधिकार नहीं है, वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, बट आर्टिकल 88 के अनुसार ये किसी भी सदन की सुनवाई में या फिर उसके कार्यवाही में शामिल हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही यदि ये लोकसभा या राज्यसभा में बैठता है तो वो वहाँ के मेंबर नहीं बन जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वहाँ का ना ही कोई भत्ता मिलेगा, ना ही कोई विशेष अधिकार मिलेगा जो लोकसभा और राज्यसभा को के मेंबर्स को दिया जाता है। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सिर्फ अपने पद पर रहता है, उस पद की जो सैलरी है राष्ट्रपति द्वारा उसको निर्धारित की जाती है और वही सैलरी वो रिसीव करता है। यदि वो लोकसभा और राज्यसभा के प्रोसीडिंग में जाकर बैठता भी है तो उसको जो सैलरी है वो अपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की ही मिलेगी, और ना ही कोई विशेष अधिकार दिए जाएंगे जो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का होता है ये। आर्टिकल 165 जो है वो रिलेटेड है एडवोकेट जनरल से। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर जो है, गवर्नर ये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल जो है वो नियुक्त कर सकता है। यहाँ पे जनरल की स्पेलिंग
ये होगी। ठीक है, तो एडवोकेट जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है, एलिजिबिलिटी जो होती है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की ली जाती है और प्रेसिडेंट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। उसी तरह से स्टेट का भी एक एडवोकेट जनरल होता है जो कि लीगल मैटर्स में सलाह देता है गवर्नर को, और उस स्टेट का जो एडवोकेट जनरल होता है उसकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है और इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है हाई कोर्ट के जज के बराबर। ठीक है, तो हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वही एलिजिबिलिटी एडवोकेट जनरल की होती है। आर्टिकल 165 के तहत इसका जो है प्रावधान किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया का महाधिवक्ता इसको कहा जाता है हिंदी में। आर्टिकल 165 का सब क्लॉज 2 के अनुसार वह राज्य सरकार को विधि संबंधित विषयों पर परामर्श दे सकता है। ठीक है, तो लीगल मैटर्स जो स्टेट से रिलेटेड है उसका सलाह एडवोकेट जनरल देता है। वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। ठीक है, लीगल एडवाइज़र होता है। इसके साथ ही आर्टिकल 165 सब क्लॉज 3 के अनुसार वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और इसका सैलरी जो है वो राज्यपाल निर्धारित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कितने समय तक चाहे तो वो एडवोकेट जनरल की पोस्ट जो है वो बनी रहती है। प्रसाद पर्यंत काम करता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति खुश है तब तक एडवोकेट जनरल का कार्य जो है वो चलता रहता है। यदि कभी गवर्नर को उसका कार्य पसंद नहीं आता है तो वो चाहे तो एडवोकेट जनरल को कभी भी हटा सकता है अपने पद से। इसके साथ ही एडवोकेट जनरल की क्या सैलरी होगी ये भी जो तय है ये गवर्नर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 148। इसके अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं आप। शॉर्ट फॉर्म जो है वो इसकी कैग है। ठीक है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग शॉर्ट में कहा जाता है। इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है और साथ ही यह अपने पद से केवल उसी रीति एवं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको हटाने का, रिमूवल का जो भी प्रावधान है वही कैग के रिमूवल का प्रावधान होता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता है। राष्ट्रपति जो होता है उसके प्लेजर पे काम नहीं करता है, उसकी प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता है। इसके रोल जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। साथ ही इसको हटाने का जो अधिकार है वो उसी तरह से दिया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैग एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है और इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। इसके बाद आता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, मतलब इसको हटाने का जो प्रोसेस है वो एक तरह का इम्पीचमेंट ही होता है। जिस तरह से राष्ट्रपति का होता है उसी तरह से इसका भी हटाने का प्रावधान है। देखते हैं हम लोग किस तरह से रिमूवल प्रोसेस होता है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके सिद्ध कदाचार, ठीक है, जिसे मिसबिहेवियर कहते हैं, साथ ही असमर्थता का प्रस्ताव जो है वो पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो दो रीज़न है इसको हटाने का। पहला सिद्ध कदाचार और साथ ही असमर्थता। ठीक है, तो मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ये भी क्वेश्चन अक्सर डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से दो रीज़न हैं जिसकी वजह से हटाया जा सकता है किसी व्यक्ति को जो कि कैग के पद पे हो। ठीक है, तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो पद है इससे हटाने के लिए दो कारण दिए हुए हैं। पहला मिसबिहेवियर, यदि कोई व्यक्ति अच्छा बिहेव नहीं करता है तो उसको हटाया जा सकता है। साथ ही वो पद पे जो भी ड्यूटी या कार्य उसको दिए गए हैं वो कार्य करने में असमर्थ रहता है, तो इनकेपेबल है, उस बेसिस पे भी इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो दो रीज़न है, दोनों आपको याद होने चाहिए। इसके बाद आता है आर्टिकल 148 सब क्लॉज 4। इसके अनुसार जो कैग है वो अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति कैग नियुक्त हो जाता है एक बार तो वो किसी भी और अन्य जॉब नहीं कर सकता आगे। ठीक है, तो फर्दर वो एलिजिबल नहीं होता है किसी भी पद के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो कार्यकाल है ये 6 वर्षों का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैग जो है
वो 6 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है और साथ ही 65 वर्षों तक मतलब यदि कोई व्यक्ति 65 वर्ष से कम है तो वो 6 वर्ष तक रह सकता है, और जो भी पहले हो जाए, यदि वो 65 वर्ष का पहले हो गया, 6 वर्ष का कार्यकाल नहीं पूरा हुआ है, तब भी वो अपने पद से हट जाएगा। ठीक है, तो जो भी पहले हो इस आयु तक वो इस पद पर बना रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको लोक लेखा समिति का आँख व कान कहा जाता है। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो इसी के अंडर में काम करती है। इसके बाद आर्टिकल 149, इसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के को निर्धारित करता है आर्टिकल 149। ठीक है, आर्टिकल 149 रिलेटेड है ड्यूटी और साथ ही जो पावर्स दी जाती है कैग को, उससे रिलेटेड है। इसके बाद आता है आर्टिकल 151, इसका सब क्लॉज 1। ठीक है, इसके अनुसार भारत का जो कैग है ये संघ के लेखाओं संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, साथ ही संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष भी रखवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रिपोर्ट दी जाती है, जो भी रिपोर्ट होती है, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होती है, कितना खर्चा किया गया, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कौन से फंड से कितने पैसे निकाले गए, ये सभी जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर की जाती है कैग के द्वारा और ये राष्ट्रपति को भेजी जाती है। इसके साथ ही दोनों सदनों के समक्ष भी इसको रखा जाता है आर्टिकल 151 के तहत। इसके बाद आता है आर्टिकल 151 का सब क्लॉज 2। इसके अनुसार जो कैग है वो किसी राज्य के लेखाओं संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, तो जिस तरह से सेंट्रल की जो रिपोर्ट है एक्सपेंडिचर की वो राष्ट्रपति के समक्ष और साथ ही लोकसभा राज्यसभा के समक्ष रखी जाती है, उसी तरह से जो स्टेट के एक्सपेंडिचर है उनकी रिपोर्ट भी जो कैग है ये राज्यपाल गवर्नर के समक्ष रखता है और साथ ही राज्यों के विधानमंडलों के समक्ष रखा जाता है। ठीक है, राज्य के विधानमंडल के समक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बात जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। 151 क्लॉज फर्स्ट और सब क्लॉज 2 दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, इनके अनुसार जो कैग का पद है ये भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। ठीक है, क्योंकि ये फाइनेंसेस की रिपोर्ट्स जो है वो प्रिपेयर करता है, तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट हो जाती है। तो ये ऐसा इनके डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। इसके बाद आता है जो संसद द्वारा जो महालेखा परीक्षक है, इसके कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया था। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1971 इसकी जो पावर्स हैं उसको और ज़्यादा बढ़ाया गया था, इन्हांस किया गया था। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग बातें हैं, एक है लेखा परीक्षा और एक है लेखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लेखा परीक्षा है ये कैग के अंडर आती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे जो लेखा का काम है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है, CGA। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये अकाउंट्स से संबंधित जो अकाउंट्स की जो चीज़ें होती हैं, जो भी इसका फॉर्मेट होता है वो इसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे CGA के इम्पॉर्टेंट पोस्ट हो जाती है, जो लेखा से संबंधित कार्य करता है, और जो लेखा का परीक्षण करता है वो कैग करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों ही पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 1976 में ये दोनों कार्य अलग कर दिए गए थे। कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कैग की जो रिपोर्ट्स होती है, ऑडिट की रिपोर्ट्स होती है, ये 3 बेसिस पे 3 बिल्स जो होते हैं उनकी ऑडिट करता है। पहला है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितने पैसे खर्च हुए हैं। ठीक है, ये अप्रोप्रिएशन बिल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये दोनों ही प्रकार के मनी बिल हैं, एक अप्रोप्रिएशन बिल है जिसको विनियोग लेखा कहते हैं, और एक होता है वित्त लेखा जिसको हम लोग फाइनेंस अकाउंट कहते हैं या फिर फाइनेंस बिल। ठीक है, ये दोनों ही मनी बिल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ये कैग प्रस्तुत करता है। इसके बाद जो फाइनेंस अकाउंट है इस पे भी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ये भी कैग प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये फाइनेंस अकाउंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी
गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर किए गए हैं वो फाइनेंस बिल में आते हैं, और साथ ही जो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो अप्रोप्रिएशन बिल में आता है। ये दोनों की ही रिपोर्ट, ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो कैग प्रेजेंट करता है। इसके बाद जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है, जो PSUs हैं, इन पे जो भी पैसों के खर्चे हुए हैं या एक्सपेंडिचर किए गए हैं ये भी कैग के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों ही बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, और साथ ही सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट जो है ये कैग के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो जो ये रिपोर्ट्स हैं ये सभी राष्ट्रपति को दी जाएगी, और राष्ट्रपति जो है वो इसको सदन के, मतलब जो दोनों सदन हैं इनके सभापटल पर रखवाता है और वहाँ पे एक चर्चा होती है, ठीक है, इससे संबंधित। तो यहाँ पे कैग की सभी ड्यूटीज़, पावर्स, ये सब हमने डिस्कस किया। इसके बाद ऑडिटर, अटॉर्नी जनरल, साथ ही एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है अब तक। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के ही लेक्चर में वो है वरीयता अनुक्रम, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखे कई सारी चीज़ें, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, और कैग, अटॉर्नी जनरल, फिर एडवोकेट जनरल, गवर्नर, ये सभी चीज़ें हमने देखी। और हर पोस्ट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, हर पोस्ट का अपना कुछ पावर है, ठीक है। सबसे पहली बात कि राष्ट्रपति को फर्स्ट मेंबर कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी तरह से इसके बाद क्रम में आते हैं उपराष्ट्रपति। तो ये जो एक क्रम बनाया गया है ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वरीयता अनुक्रम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वरीयता अनुक्रम केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारों के पद क्रम से संबंधित है, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होगा पद का, इससे संबंधित है। किसको हायर पोस्ट कहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वरीयता अनुक्रम है इसका प्रयोग राजनीतिक जो समारोह होते हैं इसके अवसर पर किया जाता है, तथा सरकार के जो दैनिक कार्य होते हैं इसमें इसका कोई भी प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, इस तरह का कोई कार्य, जब कार्य होता है तो उसमें इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, कोई सेरेमनी होती है, कोई पॉलिटिकल सेरेमनी होती है, तो उसमें जो जिस तरह से सीट्स लगाई जाती हैं या फिर जिस तरह से एक पर्सन दूसरे पर्सन को संबोधित करता है उस टाइम पे एक सीक्वेंस को ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो कभी भी संबोधित किया जाता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति का नाम लिया जाएगा, ठीक है। अभी उसमें सबसे पहले किसी गवर्नर का नाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले जो हाईएस्ट अथॉरिटी वाला पर्सन है वहाँ से स्टार्ट किया जाता है, या फिर कोई भी ऐसा कोई सेरेमनी होती है उसमें ये जो क्रम होते हैं इसका ध्यान रखा जाता है। हाँ, कोई दैनिक कार्य होते हैं तो उसमें सबकी ड्यूटी जो है वो डिवाइडेड है, सबके पावर्स जो है वो डिवाइडेड है, तो उसमें ये कोई क्रम नहीं लिया जाता है, ठीक है। या इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट लिखी हुई है 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। वर्तमान में शीर्ष पदों का वरीयता अनुक्रम इस प्रकार है, ठीक है। तो अब हम लोग सीक्वेंस देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहला जो पद है वो है राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड आते हैं प्रधानमंत्री, PM। उसके बाद फोर्थ आते हैं राज्यों के राज्यपाल, जो कि अपने ही राज्य के राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यपाल जो होते हैं दो तरह से बनाए जाते हैं, एक जो अपने ही राज्य के राज्यपाल बनते हैं, एक जो दूसरे राज्य में जाके राज्यपाल बनते हैं, ठीक है। तो जो अपने राज्य पे राज्यपाल होते हैं, ठीक है, तो जो गवर्नर अपने ही स्टेट के होते हैं वो फोर्थ नंबर पे आते हैं, ठीक है। देन आते हैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, तो जो भी पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं वो फिफ्थ नंबर पे आते हैं। इसके बाद इसी का फिफ्थ A होता है उप प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। फिर सिक्स्थ नंबर पे आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश और साथ ही लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर लोकसभा का स्पीकर, ठीक है ना। अभी इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली सीक्वेंस के बारे में पूछ लेगा, एक क्रम लिख देगा कौन से इसमें हाई ऑर्डर प्रेसिडेंस पे आता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर
या फिर ऑलरेडी ऑर्डर करके दिया होगा जिसमें आपसे पूछेगा कौन सा गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ऑर्डर है ये आपको याद होने चाहिए, सीक्वेंस आपको ज़रूर से याद होने चाहिए। इसमें कुछ सीक्वेंस जो होते हैं वो ऑलरेडी आप लोगों को याद है, जैसे प्रेसिडेंट पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट दूसरा नंबर पे आएगा, फिर प्राइम मिनिस्टर आएगा। अब ये जो फर्स्ट 3 है याद हो गया आपको। फोर्थ पे आते हैं वो गवर्नर जो कि अपने ही राज्य के गवर्नर हैं, ठीक है, वो 4th नंबर पे आते हैं। फिर 5th में आते हैं जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो 5वें नंबर पे आते हैं। इसी का एक सब पार्ट है जो कि उप प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। 6 नंबर पे आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा। 7th नंबर पे आते हैं जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, साथ ही जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर, स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको भी लिया जाता है। और साथ ही इसका एक सब क्लॉज क जोड़ा गया है, 7 का ए पार्ट जो है वो भारत रत्न से सम्मानित जो व्यक्ति होते हैं उनका भी क्रम लिया जाता है इसमें 7वें नंबर पे। उसके बाद 8वें नंबर पे आते हैं जो भी एम्बेसडर्स हैं, ठीक है, तो भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्वाधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल, जो स्टेट के गवर्नर हैं जो कि अपने राज्य से बाहर कहीं गवर्नर बनते हैं, उनको 8th नंबर पे रखा गया है। और साथ ही जो अपने राज्य से बाहर जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं उनको भी 8th नंबर पे रखा गया है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो यहाँ पे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट 9th नंबर पे हैं। और 9th का ए पार्ट जो है वो यूपीएससी का चेयरमैन, साथ ही कैग और चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, ठीक है, ये 9th ए में आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी 9th ए। 10th नंबर पे आता है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और साथ ही मेंबर्स ऑफ नीति आयोग, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, केंद्रों के राज्य मंत्री, ये सभी जो हैं ये 10वें नंबर पे आते हैं। इसके बाद आता है 11th नंबर पे भारत के महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, और जो उप राज्यपाल हैं जो कि यूनियन टेरिटरी के उप राज्यपाल होते हैं जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, ये 11वें नंबर पे आते हैं। उसके बाद लास्ट आता है जनरल अथवा उसके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष, ठीक है, तो चीफ ऑफ जो आर्मी होता है या फिर नेवल स्टाफ होता है, ये सभी जो है वो 12th नंबर पे आते हैं, ठीक है। ये है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ये आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट ये आप 2-3 बार इसको रिवाइज कर लीजिए। तो एक सीक्वेंस जो है स्टार्टिंग के 1, 2, 3 तो आपको याद है, उसके बाद जो ऑर्डर आता है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर में पूछ सकता है कि यदि कैग दिया हुआ है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दिया हुआ है, या फिर स्टेट के जो CM हैं वो दिया हुआ है, और साथ ही गवर्नर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर में लगाना है इसको, तो किस तरह से ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में लगाएंगे, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ कंफ्यूज करती हैं कुछ चीज़ें और वही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है, ठीक है। इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो एटलीस्ट आपको एक सीक्वेंस का अनुमान लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको बस एक क्रम का एक काइंड ऑफ हिंट आपको मिल जाता है तो भी आप सीक्वेंस में लगा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट से। तो संसद का पार्ट फर्स्ट हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी एग्जाम्स में पूछी जाती है इन्फॉर्मेशन, वो सभी हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर मैं एंड करूँगी 3 क्वेश्चन से। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। याद रखिएगा कि जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको डेली रिवाइज करना है, ठीक है। रिवीजन ही हमेशा जो होती है वो आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करेगी, और यही जो रिवीजन ही है यही आपको बार बार स्ट्रॉन्ग करता रहेगा प्रिपरेशन, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है आर्टिकल 88 किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये आर्टिकल मैंने अभी आपको पढ़ाया है, पता होना चाहिए इसको आपको। तो ये है आर्टिकल 88। दूसरा आर्टिकल है जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इनकी संख्या 15% हो सकती है लोकसभा में, जितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं इसके। ये प्रावधान किस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के द्वारा लाया गया है, कौन से ईयर में लाया गया है, ये आपको बताना है कि 15% जो लिमिट रखी गई है ये किस
संविधान संशोधन के द्वारा रखी गई है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन होता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में बहुत इजी पूछ रहे हैं आपसे। यहाँ पे एडवोकेट जनरल का आर्टिकल बताना है आपको, किस आर्टिकल में इसके पोस्ट का वर्णन किया गया है। साथ ही अटॉर्नी जनरल भी बता दीजिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कैग। ठीक है, इससे रिलेटेड जो सभी आर्टिकल हैं वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लोकसभा, संसद का पार्ट 1 लोकसभा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। जो भी आपके सुझाव हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जो भी राय आपको देनी हो वो लिख सकते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो वो भी लिख सकते हैं, और क्वेश्चंस के आंसर तो आपको लिखने ही है। साथ ही PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है वो है, ठीक है, ये है आपका यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे UPSC हिंदी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे C मिसिंग है, UPSC हिंदी 4CS। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको PDF जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।